नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12th की राजनीति विज्ञान की दूसरी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो प्रथम अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रथम बुक के साथ साथ ये बुक भी अपनी बराबर अलग अलग, जैसे 80 नंबर का टोटल जो पेपर होता है उसमें 40 नंबर की ये बुक भी जो अपनी रहती है। तो इसका अपन बारीकी से हर एक चैप्टर के बारे में प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत रूप से अपन चर्चा करेंगे। जब चैप्टर के शुरुआत में अपन जाते हैं, ठीक है, जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो चैप्टर अपना है, इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ जो आपका इसके अंदर जो बिंदु आता है वो आता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जैसा कि अपन सबको विदित है, अपन सबको पता है कि जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस समय अपने देश के सामने क्या क्या परिस्थितियां रही थी, उन परिस्थिति को देखते हुए अपने भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने जो भारत और पाकिस्तान यानी कि भारत की आजादी की घोषणा और पाकिस्तान के जो विभाजन की घोषणा की थी, और उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और इसको हिंदी में एक और नाम से अपन जानते हैं जिसको कहते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। यह नेहरू जी ने, आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर भी नेहरू जी भाषण दे रहे हैं लाल किले से, और उस भाषण का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और इसको हिंदी में कहते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक नंबर क्वेश्चनों में या बड़े क्वेश्चनों के अंदर। तो अपन को अच्छे से ध्यान रखना है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसके अंदर अपना बिंदु आता है कि स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या क्या थी, कि जैसा कि अपना देश जैसे आजाद हुआ था, ठीक है, किन विकट परिस्थितियों में आजाद हुआ, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जो भारत उस समय जो चुनौतियां थी, यानी कि आजाद हो चुका था, और जिस समय अपन आजाद हुए थे अपने पास में कुछ भी नहीं था, यानी कि भारत का जो विकास का जो स्तर था, भारत का जो सामाजिक जो लेवल था, भारत की जो सांस्कृतिक जो रीति रिवाज, सब चीजें ब्रिटिश शासन ने इतना चकनाचूर कर दिया था कि अपने पास में वापस उबरने के लिए कोई संसाधन तक नहीं थी। ठीक है, उसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर आपकी मुख्य रूप से 3 चुनौतियां बताई गई। कितनी चुनौतियां हैं? 3 चुनौतियां हैं। और पहली चुनौती की अपन चर्चा करते हैं, उसके अंदर पहली चुनौती है देश को एकता प्रदान करना, यानी कि संपूर्ण भारत में एकता स्थापित करने की अपने सामने क्या थी, सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अपन सबको पता है कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश के अंदर देशी राज्य थे, अंग्रेजी प्रांत थे, और देशी राज्यों की बात है तो उसमें 565 टोटल देशी राज्य थे। भारत में कितने देशी राज्य थे? 565 थे। और इन 565 देशी राज्यों को एक करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि सभी राज्य उस वहां के जो राजा थे वो भारत के अंदर शामिल होने को राजी भी नहीं थे। उनको राजी करना, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि जो विलय पत्र था उसके ऊपर हस्ताक्षर करवाना, और भारत को यानी कि एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रथम अपने सामने क्या थी, चुनौती थी। यानी कि आपकी बुक के अंदर 3 प्रमुख चुनौतियां दे रखी है, 2 चुनौतियां और भी इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। तो दूसरी चुनौती की अपन चर्चा करते हैं, लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना। कि भारत को आजादी तो मिल चुकी थी 15 अगस्त को, लेकिन आजादी के साथ में, आजादी से पहले अपने यहाँ के जितने भी देश आजाद कराने वाले जो नेता लोग थे या फिर संविधान निर्माण करने वाले जो लोग थे, उनका एक सपना था कि भारत है वो आगे जो शासन व्यवस्था होगी वो राजतंत्र नहीं होगी, बल्कि कैसा होगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। और लोकतंत्र स्थापित करना अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय। तो भारत के जो दूरदर्शी संविधान निर्माता थे उन्होंने यह काम बड़ी बखूबी से निभाया था। ठीक है, तो दूसरी जो चुनौती कौन सी थी, लोकतंत्र स्थापित करने की। पहली अपन ने पढ़ी देश में एकता स्थापित करने की, और तीसरी अपन पढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण थी, इन दोनों से भी बढ़कर थी, वो थी सामाजिक आर्थिक विकास करना। ठीक है, कि भारत के अंदर, ठीक है, अपना जो क्षेत्र था या अपना जो समाज का जो लेवल था या फिर जो आर्थिक जो ढांचा था वो बहुत ही निम्न स्तर का था। ठीक है, अंग्रेजों ने जब 200 साल तक यहां शासन किया तब देश को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि भारत को वापिस विकास की गति पकड़ने के लिए संसाधन तक उपलब्ध नहीं थे अपने पास में, न ही किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी थी। तो देश के अंदर जो उस समय निर्वर्तमान जो सरकार थी उसके सामने सबसे बड़ी उसमें चुनौती थी कि देश के अंदर क्या कि विकास की गति को है वो वापिस उस लहजे में लाया जाए ताकि देश वापिस क्या कर सके, विकास कर सके। ठीक है, और अगला अपन सबसे बड़ी चौथा जो पॉइंट इसके अंदर उसमें बात करते हैं, धार्मिक सांप्रदायिक एकता बनाए रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। क्योंकि अपना जो विभाजन हुआ था, विभाजन का जो मुख्य मुद्दा क्या रहा था, धार्मिक रहा था। क्या रहा था? विभाजन हुआ तो धार्मिक आधार पर हुआ था, और धार्मिक आधार पर जब विभाजन हुआ तब उस समय अपने सामने यह रखा गया कि जिस समय जो क्षेत्र
मुस्लिम बहुल है, ठीक है, वो पाकिस्तान में रहेंगे, जो क्षेत्र हिंदू बहुल है वो भारत में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मुस्लिम बहुल के अंदर सारे मुस्लिम में पाकिस्तान था, ऐसा भी नहीं था। सारे क्षेत्र है मुस्लिम जो वैसे भी राजी नहीं थे, ठीक है। तो उस समय जब ऐसा जो एक दूसरे के पड़ोसी जो हिंदू और मुस्लिम थे वो भी एक दूसरे के इतने दुश्मन और इकट्ठे हो चुके थे कि यह बात दंगों तक जा हुई और कई लगभग 10 से 12 लाख लोग है उस समय दंगों में जो मारे गए थे। और ये सांप्रदायिक दंगे थे, उनको शांत है वो करने की जिम्मेदारी उस समय सरकार की थी, उस समय नेताओं की थी, ठीक है। और अगला जो पांचवा है वो देशी राज्यों के विलीनीकरण की जो अपने सामने एक और चुनौती थी, ठीक है। यानी कि जो देशी राज्य थे, हमने बात की थी कि 565 उस समय भारत में देशी राज्य, यानी कि भारत उस समय 565 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। और उन राज्यों को वापिस एकीकरण करके, उन राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करके और फिर वापिस राज्यों के पुनर्गठन की सबसे अपने सामने एक चुनौती थी उस समय। और ये 5 चुनौती के बारे अपने अच्छे से इसके बारे में क्या की है, चर्चा की है। 3 तो महत्वपूर्ण है, एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरा सामाजिक और आर्थिक विकास करना, और चौथा अपने जो दंगे हुए थे यानी धार्मिक सांप्रदायिक जो एकता है वो बनाए रखना, और पांचवा है देशी राज्यों का विलीनीकरण। ये 5 चुनौतियां अपने सामने महत्वपूर्ण थी और ये अपन पांचों को अच्छे से ध्यान रखना है। और क्वेश्चन एक के बारे में अलग अलग आ सकता है और सीधा आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के सामने क्या चुनौती है, उनको अपन किस प्रकार से लिखना है, ये मुख्य बिंदु उसके रहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत विभाजन की कठिनाई, ठीक है। भारत विभाजन हो चुका था, जैसे 14 अगस्त को क्या हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान का क्या हुआ था, निर्माण हो चुका था। और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को अपन क्या हुआ था, भारत 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के विभाजन की घोषणा हो चुकी थी, ठीक है। और जिस समय विभाजन हुआ था उस समय अपने सामने क्या क्या प्रमुख कठिनाइयां थी, क्या क्या समस्याएं थी, किन परिस्थितियों से अपन को गुजरना पड़ा था भारतीय लोगों को, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भारत विभाजन की कठिनाइयों की बात करते हैं तो सबसे मुख्य जो पहला बिंदु इसमें आता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उसमें ब्रिटिश के यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को आजादी की घोषणा कर दी गई थी, यानी कि भारत अब क्या होगा, स्वतंत्र राष्ट्र होगा। क्लीमेंट एटली ने जो घोषणा की थी वो किस योजना के तहत की थी, माउंटबेटन योजना के तहत। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया, माउंटबेटन योजना, जो कब लागू की गई थी, 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना है, उसके तहत भारतीय स्वतंत्र अधिनियम है जो पेश किया गया, जिसके अंदर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का है जो दर्जा दे दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि ब्रिटिश ने भारत को अपने से स्वतंत्र कर दिया था। और उसके बाद में बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद तो किया लेकिन उसके साथ साथ विभाजित भी कर दिया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन के साथ साथ में आजादी की घोषणा की थी। तो दंगे है जो होने ही थे, तो 2 हिस्से में बांटा गया, एक तो था भारत और दूसरा कौन सा था, पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि अपने भारत की जो आजादी की घोषणा हुई थी उस समय जो कठिनाइयां थी भारत विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में, उस समय जो भारत 2 हिस्सों में बंट चुका था और किस परिस्थिति में थी, माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को, और प्रधानमंत्री उसमें कौन थे, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि अब देखते हैं कि जो घोषणा हो चुकी थी भारत विभाजन की और उस समय किन किन कठिनाइयों का अपन को है जो सामना करना पड़ा था, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इसके अंदर विभाजन का आधार किसको माना गया, धर्म को माना गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये अपन को पता भी होनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके अंदर जो प्रमुख आधार किसको माना गया, धर्म को माना गया। यानी कि धर्म कौन से, मुख्य रूप से 2 धर्म थे अपने यहाँ पे, एक तो था मुस्लिम, एक था हिंदू। एक तो मुस्लिम बहुल इलाके थे और एक हिंदू बहुल इलाके थे। इनके आधार पर है जो विभाजित किया गया था भारत को, ठीक है। और दूसरा है 2 राज्यों की समस्या। अब उस समय 2 राज्य महत्वपूर्ण कौन से थे, यानी कि भारत के अंदर 2 ऐसे राज्य थे जहां पर सबसे अधिक क्या थे, धार्मिक आधार पर 2 दल। एक तो था अपना पंजाब, पहला राज्य कौन सा था, पहला था पंजाब, दूसरा था अपने यहां पे बंगाल। इन 2 राज्यों की सबसे बड़ी समस्या आ गई थी अपने सामने, ठीक है। पंजाब की क्या समस्या कि पंजाब के अंदर मुस्लिम बहुल इलाका था और बंगाल भी था, ठीक है। और पंजाब का इलाका भी जो उसके संपूर्ण जो लोग थे वो मुस्लिम नहीं थे। इस कारण इसका विभाजन किया गया, आधा पंजाब पाकिस्तान को दे दिया गया और आधा जो बंगाल है जो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था उसके भी 2 भाग कर दिए गए थे। एक तो पश्चिम बंगाल भारत में रखा गया, पूर्वी बंगाल है जिसको बाद में बांग्लादेश के नाम से वर्तमान जो जाना जाता है। इन 2 राज्य सबसे बड़ी समस्या थी और सबसे अधिक दंगे है इन्हीं राज्यों में हुए थे उस समय। तीसरी जो कठिनाई अपने सामने थी
कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के कई लोग पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। सीधी सी बात है कि जो लोग एक काफी समय से एक जगह पर रहते आ रहे, एक जगह रह रहे हैं, या अपना जो कई सारे विरासत जो अपने छोड़कर यहां बैठे हैं, ठीक है, वो लोग हैं, उनको बोल दिया जाए कि आप यहां से विस्थापित हो जाइए, आप यहां से कहीं और विस्थापित हो, उनके सामने क्या गुजरी होगी। तो संपूर्ण जो यानी सभी जो मुस्लिम जो इलाके थे, वहां पर जो मुस्लिम लोग थे जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर बार छोड़ना, अपनी संपत्ति, अपनी जमीन जायदाद सबको छोड़ना एक मजबूर होना पड़ता है। इसका ये लोग है यहां से नहीं जाना चाहते, ठीक है। और अगली बात है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की समस्या कि दो तो महत्वपूर्ण दो संप्रदाय की बात हो रही है, मुस्लिम और हिंदू, लेकिन जो इसके अलावा जो जहां पर हिंदू बहुल इलाका है वहां पर मुस्लिमों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, या फिर जो मुस्लिम बहुल इलाके वहां पर हिंदू समुदाय के साथ में या जो सिख है या जैन है, ईसाई है, जितने भी अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए, या फिर उनके जो सामाजिक राजनीतिक जो अधिकार है उनको है न रोके। इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस समय थी, उस समय अपने सामने कठिनाई थी, चुनौती थी, ठीक है। अगली बात करते हैं सुनियोजित सीमा रेखा की समस्या कि विभाजन की सिर्फ घोषणा हो चुकी थी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, और घोषणा तो हो चुकी, लेकिन एक सीमा रेखा निर्धारित करनी थी अपने, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर क्या रहेगा, ठीक है। इस बॉर्डर की भी उस समय तो नेता थे या उस समय के जो दूरदर्शी जो अपने जो क्रांतिकारी लोग थे उनके सामने समस्या थी, और उन्होंने यह काम है जो सही ढंग से किया था। और जो भारत पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींची, उसका नाम आप सबको पता होगा, क्या नाम है, रेड क्लिफ, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेड क्लिफ रेखा है वो किसका विवरण करती है, भारत और पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान के विभाजन की जो रेखा उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से है जो जाना जाता है। और ध्यान रखोगे, इस बात को ध्यान रखना कि जो आधार क्या था, धर्म था, ठीक है। भारत पाकिस्तान के विभाजन का जो प्रमुख आधार क्या था, वो धार्मिक था। अगला बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हो चुका था, लेकिन विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ था, ठीक है, यानी कि विभाजन के परिणाम क्या है, ठीक है। विभाजन होने के बाद में और कौन कौन सी घटनाएं यहां पर है जो हुई थी, कौन कौन सी परिस्थितियां यहां पे जो रही थी। उसके अंदर जो पहली परिस्थिति की अपन बात करते हैं वो आबादी का स्थानांतरण, ठीक है, यानी कि लाखों लोग, कहते हैं कि 80 लाख लोग, ठीक है, 80 लाख लोग हैं वो अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए थे, ठीक है। किसी की इच्छा नहीं थी अपने घर बार छोड़ना, लेकिन उन्होंने थोड़ी दूर की सोचते हुए आगे अपने पसंद की जगह पर जाने के लिए, या जो यहां पर जो मुस्लिम थे भारत के अंदर वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, पाकिस्तान में जो हिंदू जो लोग थे वो भारत आना चाहते थे, यानी कि जो कुछ भी घोषणा होते ही लोग इधर उधर होने लग गए, स्थानांतरण बहुत भारी मात्रा में होने लग गया, और इस स्थानांतरण के साथ में कई प्रकार से सांप्रदायिक दंगे भी होने लगे, कई सारी लूटपाट हुई गई किसी के साथ में, या कई सारे लोगों के साथ में अत्याचार भी हुए। ये सारी कठिनाई है झेलनी पड़ी थी इसमें किसमें, विभाजन के समय, ठीक है। तो विभाजन का पहला परिणाम है कि आबादी लगभग 80 लाख लोग है जो है इनका स्थानांतरण हुआ था, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, ठीक है। दूसरा है मातृभूमि छोड़ने पर विवश होना। एक सबसे बड़ी मनुष्य की सामने चुनौती रहती है कि जो एक पीढ़ियों से एक जगह पर रहता आ रहा है, एक ही जगह में उनका जो खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज सब है, और उस जगह को छोड़ने के लिए, नई जगह जाने के लिए नया कानून, नए लोग, उस परिस्थिति को अपनाने को कहा जाता है। तो एक अपने सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस समय जो मातृभूमि छोड़ने पर विवश होना पड़ा था संपूर्ण पाकिस्तान के लोगों को भी और भारत के लोगों को भी, जो अपनी इच्छा से पाकिस्तान जाना चाहते थे और अपनी इच्छा से भारत में रहना चाहते थे, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर जो परिणाम आता है वह महिलाओं बच्चों पर जो अत्याचार हुए थे उस समय, ठीक है। यह सबसे बड़ी बात है कि काफी सारे बच्चे हैं जो खो चुके थे, काफी सारी महिलाएं हैं जो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर है, यानी कि खो चुकी थी। और अगली बात करते हैं सांप्रदायिक दंगों का भड़कना, और अपने इसके बारे में पहले ही बात की थी कि जैसे हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे, ठीक है, वो सांप्रदायिक दंगों के चपेट में आ चुके थे, यानी कि एक घर के पास पड़ोसी भी एक दूसरे का दुश्मन बन चुका था अगर वो भिन्न समुदाय का है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम में आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके थे, एक दूसरे के गले हैं वो काटे जा रहे थे। अपन देख सकते हैं यहाँ पे इसका चित्र, विभाजन की त्रासदी का चित्र देख सकते हैं कि लाहौर से एक ट्रेन है दिल्ली भेजी गई थी जो पूरी लाशों से भरी हुई थी, तो और वापिस यहां से वही जो मंजर है वो देखने को मिल रहा था। तो एक दिल धड़कने लग जाता है कि देखो इतनी सारी जो कांपने लग जाता है, रूह कांपने लग जाता है कि इतनी बड़ी त्रासदी जो अपने सामने जो है जो हुई थी उस समय, लोगों ने वो देखा था, उस लोगों ने उस समय उस परिस्थिति को झेला था, ठीक है। और अगला करते हैं भौतिक संपत्ति का बंटवारा, ठीक है। ये परिणाम था कि भारत पाकिस्तान में विभाजन हो चुका था, भौतिक संपत्तियां जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है या सहकारी या
जो भी संपत्तियां थी, जो भी कार्यालय थे, उनका भी बंटवारा किया गया कि कौन से क्षेत्र पाकिस्तान में रहेंगे, कौन से भारत में रहेंगे। ठीक है, सरकारी और सहकारी जितने भी क्षेत्र थे उनका भी क्या किया गया, बंटवारा किया गया था। उसके बाद बात करते हैं अल्पसंख्यक लोगों की समस्या। ठीक है, यानी कि जिस क्षेत्रों पर जो लोग अल्पसंख्यक थे, जो संख्या में कम थे, वो अपने आप को सोच रहे थे कि हमारा क्या होगा, यानी कि हमारे साथ में हमें वो अधिकार मिलेंगे कि ना मिलेंगे, सामाजिक राजनीतिक जो अधिकार है जो बाकी लोगों को मिले हुए वो हमको मिलेंगे ना मिलेंगे, यह उनके सामने क्या थी, एक समस्या थी। और अगला बात करते हैं धर्म और संस्कृति के साथ में खिलवाड़, यानी कि जहां पर बहुसंख्यक जो इलाका था वो उस धर्म के लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, उनकी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, उनके जो भी विश्वास है, उनकी जो आस्था है, उनके जो संबंधों की है वो धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो ये सारी जो परिणाम देखते हैं, किसके परिणाम देखते हैं अपन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन जो हुआ था उसकी क्या क्या परिस्थितियां रही थी, कौन कौन से परिणाम हुए थे, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देशी रियासतों के बारे में, वापिस अपन इसके बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि अपन ने पहले ही बात की थी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, ठीक है, और उस विभाजन के समय अपने यहाँ पे टोटल 565 देशी रियासतें हुआ करती थी भारत के अंदर, यानी कि भारत छोटे छोटे 565 है वो राज्यों में बंटा हुआ था। ठीक है, देशी राज्यों के अंदर। ठीक है, 565 छोटे छोटे देशी राज्यों के अंदर है जो भारत है जो बंटा हुआ था। और जिस समय भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, यानी कि ब्रिटिश भारत के अंदर, और उस समय भारत के कितने भाग थे, 2 भाग थे, एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देशी राज्य। ठीक है, यानी कि आधा भाग था भारत का वो डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में हुआ करता था, जिसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था। कई ऐसे राज्य थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश के नियंत्रण में होते थे, और जहां पे राजशाही शासन था, जहां पे राजा शासन चल रहे थे, और राजा और प्रजा का जो शासन चल रहा था वो वहां पे देशी राज्य कहलाते थे। वो एक कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली रूप से जो ब्रिटिश नियंत्रण में हुआ करते थे। आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद में जब देशी राज्यों की विलय की जो अपने सामने जो एक चुनौती थी अपने सामने, उस चुनौती को बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से निभाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये 565 जो देशी रियासत थे अपने यहाँ पे, ठीक है, 565 जो देशी राज्य थे, इनको जो विलय करने का या जो श्रेय दिया जाता है वो किनको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्होंने जब विलय की जिम्मेदारी इनको दी गई तब इन्होंने रियासती विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, रियासती विभाग की स्थापना की थी। और कब की थी, 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, यह बात अपन को सबको बता रखना है कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियासती विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष अपने कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसके अध्यक्ष थे, रियासती विभाग के। और इनका जो सचिव थे, जो मुख्य जो सरकारी जो कार्य, इनकी जो मुख्य भूमिका निभाने वाले जो इनके साथ में जो थे सचिव थे, इनका नाम था वीपी मेनन। और इनका मुख्य जो रियासती विभाग का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि जो देशी रियासतें, जो 565 रियासतें, इनका क्या करना है, भारतीय संघ के अंदर विलय करना है। यह इनके सामने क्या थी, एक उद्देश्य था रियासती विभाग का। तो इसके अंदर ध्यान क्या रखना, रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे, सचिव थे वीपी मेनन। और इनका उद्देश्य क्या था, देशी राज्यों का भारत में एकीकरण करना या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर भारतीय संघ में शामिल करवाना। यह काम सरदार पटेल ने और वीपी मेनन ने जो किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, और जब देशी राज्यों की विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई, वीपी मेनन को दी गई, तब इन्होंने जो अपना कार्य किया था, और जो कार्य इतना आसान नहीं। ठीक है, एक परिवार के अंदर ही अगर अपन बात करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो मनाने जाता है तभी कितना मनाना मुश्किल होता है। और यहाँ पे 565 अलग अलग राज्यों के राजाओं से बात करनी थी, उन राजाओं को भारतीय संघ में विलय होने के लिए उनको राजी करना था। तो देखो कितना कठिन कार्य था, और ये कठिन कार्य बहुत ही आसान तरीके से जो किया था वो किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी कारण इनको भारत के लौह पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देशी रियासतों के विलय की समस्या, कि उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली देशी राज्यों की, लेकिन उस समय कई समस्याएं भी थी पटेल के सामने। क्या क्या समस्या थी, पहला था रियासतों को स्वतंत्र कर देना। देखिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो देशी राज्यों के सामने, उनके सामने 3
शर्तें रखी गई थी, 3 उनके सामने कंडीशंस रखी गई थी। पहली कंडीशन क्या थी उनके सामने? पहली यही थी, या तो किसमें? भारतीय संघ में शामिल हो। ठीक है, किसमें शामिल हो? भारतीय संघ में। यानी कि आपको कहा गया कि आप सीधा किसमें आ जाइए? भारत में शामिल हो जाइए। ठीक है। दूसरा था, आप कहां चले जाइए? अगर आपकी इच्छा है तो कहां चले जाइए? पाकिस्तान में। ठीक है। और तीसरी जो इनके सामने जो चुनौती थी वो यह थी, यानी कि तीसरी जो शर्त, इनकी पहली शर्त क्या थी? या तो आप भारत में शामिल रहिए। दूसरी शर्त इनके सामने थी, या पाकिस्तान चले जाइए। या तीसरी थी इनके स्वतंत्र अस्तित्व बनो आप, यानी कि आप अपनी रियासत क्या के स्वतंत्र अस्तित्व है जो बनाए रखिए। ये 3 शर्तें थी। ठीक है। अब देखो, लगभग तो पहली बार जब घोषणा हुई तो काफी सारे राज्य हैं, उन्होंने यह बात सुनते ही शामिल विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन था, उसके ऊपर साइन उन्होंने कर दिए थे। ठीक है। और जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर सटी जो रियासतें थी, यानी कि जो विभाजन जो पाकिस्तान जो जाने को इच्छुक रियासत थी, वो पाकिस्तान शामिल हो चुकी थी। ठीक है। और कुछ रियासतें ऐसी थी, जिसके अंदर कश्मीर की बात करते हैं, जूनागढ़ की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण जो कुछ रियासतें थी, कश्मीर का नाम आता है। ठीक है। एक जूनागढ़ का नाम आता है। ठीक है। एक आता है हैदराबाद। ठीक है। एक आता है मणिपुर। इन 4 रियासतों ने उस समय जो कहा था, यानी कि इनके जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी, इनको जो भारत में शामिल करने की जो रणनीति थी, वो बहुत ही कठिन रही है। ठीक है। क्यों? इन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा था कि हम भारतीय संघ में शामिल, इन्होंने बोला था हम स्वतंत्र है। लेकिन ये जो रियासत थी, कहीं से भी पाकिस्तान की टच नहीं हो रही थी, तो इनको पाकिस्तान कैसे भेज दिया जाए? ठीक है। तो इनका जो थोड़ा विलय था वो थोड़ा कठिन रहा है। बाकी लगभग जो रियासतें थी वो बात से है, जो समझौते से है, जो राजी हो चुके थे। तो उस समय जो विलय के ऊपर समस्या की थी, शर्तें इनके नाम ये थी, या भारत में रहो, या पाकिस्तान जाओ, या स्वतंत्र रहो। ठीक है। तो समस्या क्या थी उनके सामने? रियासतों को स्वतंत्र कर देना। ठीक है। रियासतों को दे दी, आगे दे दी कि आप स्वतंत्र रहिए। ठीक है। अब स्वतंत्र तो उस समय तो अपन ने बोल दिया, लेकिन बाद में उनको शामिल तो करना पड़ेगा ना भारतीय संघ के अंदर। ठीक है। तो एक कठिनाई थी उस समय, समस्या थी। दूसरी बात करते हैं कि रियासतों पर निर्णय का अधिकार शासक को, न कि जनता को। सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। क्या था कि स्वतंत्र रहने को बोल दिया। अब जो बाकी रियासतें जो भारतीय संघ में शामिल थी, यह बात जनमत या फिर जनता के किसी प्रकार से नहीं पूछी गई, बल्कि यह बात वहां का जो तत्कालीन उस समय जो राजा थे, ठीक है, उनको पूछा गया कि आप कहां शामिल हो रहे, भारत में हो रहे या पाकिस्तान में हो रहे। ठीक है। अगर वहां के राजा ने बोल दिया कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता, तो पाकिस्तान के ऊपर उनको बोल दिया कि पाकिस्तान भेज दिया गया। और वहां के राजा ने बोल दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो उनको स्वतंत्र रहने के लिए उस समय के लिए आगे दे दी गई। और तीसरा था वो भारतीय संघ में शामिल हो। तो ये सारी तो पूछने का जो अधिकार था, निर्णय का अधिकार किसको करना था? निर्णय किसको करना था कि उनको कहां जाना है? यह निर्णय करना था किसको करना था? वहां के शासक को, जो जिस राज्य का राजा है उसको निर्णय लेना था कि मुझे कहां रहना। ठीक है। और जनता को किसी प्रकार से कोई कुछ नहीं पूछा गया कि आपको क्या करना है। ठीक है। और अगली बात करते हैं देशी रियासतों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करना। और कुछ ऐसी रियासतें उन्होंने अपने आप में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है। कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने आधार पर ही स्वतंत्र होने का निर्णय ले लिया था, जो न तो पाकिस्तान थी, न ही कहां थी, भारत में रहना चाहती थी। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व अपने अलग राज्य के रूप में अपने जो नई शासन व्यवस्था है उसके ऊपर वो है जो जोर दे रहे थे। और अगली समस्या पर बात करते हैं जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की उपेक्षा। सीधी सी बात है कि निर्णय लेने का अधिकार ही जनता को नहीं था, और जनता के ऊपर उस समय की जो ब्रिटिश सरकार तो पहले से शोषण कर रही थी, वहां के राजा भी उस प्रकार से किसी प्रकार अधिकार नहीं दे रहे थे। और जनता खुद चाहती थी कि वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो, यानी कि वो राजतंत्र से उब चुके थे और लोकतंत्र की है जो कामना कर रहे थे, लोकतंत्र की इच्छा रख रहे थे। इसी कारण वो लोग चाहते थे कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाए और वापिस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको अपना सके। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन द्विराष्ट्र सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है इस चैप्टर के अंदर, कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, किसने दिया था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा अपन बात करते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में। ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है, नाम से बदलता द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है। यानी कि 2 राष्ट्र। और 2 राष्ट्र अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र निर्माण का, तो 2 राष्ट्र कौन से अपन को इस बात को अच्छे से है वो समझ सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्र है भारत और पाकिस्तान। ठीक है। अपन कह सकते हैं राजनीति विज्ञान की भाषा के अंदर राज्य शब्द भी एक राष्ट्र के लिए ही यूज जो होता है। ठीक है। राज्य शब्द का यूज इसके अंदर, और प्रांत है जो अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं, राज्य के लिए है जो किया जाता है, जो स्टेट के लिए, और ये कंट्री के लिए राज्य शब्द राजनीति विज्ञान के अंदर यूज किया जाता है। तो कहीं राष्ट्र और राज्य है तो इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं, यह सिद्धांत देने वाला व्यक्ति, फोटो आप देख सकते हो, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना।
ठीक है। पाकिस्तान निर्माण का जो मुख्य व्यक्ति है तो यही थे, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत है, ये देने वाले व्यक्ति मुस्लिम लीग के नेता थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, पाकिस्तान की मांग को लेकर जो सबसे मुख्य मुद्दा है, जो इसके द्वारा यानी पाकिस्तान विभाजन की जो प्रमुख पार्टी मुस्लिम लीग थी, और इनके जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा है द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है कि इसके तहत भारत एक संप्रदाय का नहीं बल्कि दो समुदाय कौन से, हिंदू और मुस्लिम का देश है। यानी कि उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत में कहा था कि भारत और पाकिस्तान दो समुदायों के रहने वाले लोगों का क्या है, देश है। एक समुदाय है पाकिस्तान और एक समुदाय है मुस्लिम और दूसरा है हिंदू। ठीक है, ये दो समुदाय हैं जो इस देश में रह रहे हैं, तो इस देश का विभाजन भी दो समुदायों के आधार पर होना चाहिए। यानी कि आधा मुस्लिमों को दिया जाए देश और आधा किसको दिया जाए, हिंदू को दिया जाए, जो कि भारत कहलाएगा, और जो मुस्लिम जो समुदाय का क्षेत्र है वो पाकिस्तान नाम से जाना जाएगा। तो इसके ध्यान ये रखना है, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया किस नेता, मोहम्मद अली जिन्ना दिया गया था। इनके आधार पर भारत है ये दो समुदायों का देश है। आगे बात करते हैं कि देशी राज्यों के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण था। यानी कि भारत जब आजाद हो चुका था उसके बाद यहां पर जो देशी रियासत थी जो 565, उसके प्रति सरकार का क्या नजरिया था, कि सरकार की क्या राय थी। ठीक है, और इसके अंदर जो पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि भारत सरकार का रुख था बहुत ही लचीला था। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि आप आसानी से भारत के अंदर शामिल हो सकते हो या फिर स्वतंत्र रह सकते हो, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो। तो रुख बहुत ही लचीला था, क्योंकि भारत न चाहता था उस समय भारत टूटे, ऐसा भारत कभी नहीं चाहता था। अखंड भारत को लेकर भारत की जो बात थी, इसी बात को लेकर उन्होंने इस बात को रुख लचीला अपनाया था। दूसरा बात करते हैं, कुछ रियासतों को विशेष स्वायत्ता दी गई। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रियासतें अपने को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो मांग कर रही थी, उनको सरकार ने विशेष सहायता भी दी, यानी कि उनको स्वायत्ता दी गई, छूट दी गई, उनको अलग से स्वतंत्र दी गई। इसके अंदर बात करते हैं कश्मीर, ठीक है, और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, इन राज्यों को क्या दिया गया था, विशेष स्वायत्ता दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी कि आप लोग हैं, उनको विशेष संरक्षण, विशेष कानून, विशेष अधिकार दिए गए ताकि वो है अपने राज्य को लेकर क्या संरक्षण है जो कर सके। आगे बात करते हैं विविधताओं के बावजूद क्षेत्रीय एकता का समन्वय। देखिए, भारत एक विशाल उपमहाद्वीप है। ठीक है, कितने सारे लोग रहते हैं, कितनी सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, कितनी यहाँ पे रीति रिवाज है, कितनी भाषाएं हैं, कितनी क्षेत्रीय भिन्नता है, इन सबको लेकर भारत को साथ चलना था। भारत के नेताओं को कहीं ना कहीं डर था क्या, कितनी सारी विभिन्नता है तो जरूर भारत है वापिस दूसरे टुकड़ों में न बन जाए। तो ये अपने सामने क्या थी, क्षेत्रीय एकता है स्थापित करने की उस समय जो एक चुनौती थी, और इस सरकार ने ये रुख है, यानी कि सबको स्वायत्ता दी गई ताकि वो भारत से क्या हो सके, अलग ना हो पाए, भारत के अंदर ही अपना अस्तित्व है जो बनाए रखे। आगे बात करते हैं कुछ रियासतें थी जिसके अपन ने पहले चर्चा की थी कि उनका जो है विलय किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले अपन बात करते हैं हैदराबाद रियासत। ठीक है, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी और मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, और यहाँ के जो राजा है, यानी कि यहाँ के जो निजाम, यानी कि जो हैदराबाद के जो राजा है, ठीक है, हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता है, ठीक है, हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता है, निजाम कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता है, और निजाम के पास में एक सेना थी, अर्धसैनिक बल था, एक अच्छी सेना हुआ करती थी, उस सेना को क्या कहा जाता था, ठीक है, निजाम की सेना या अर्धसैनिक बल। ठीक है, इस सेना को कहा जाता था रजाकार। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रजाकार किसे कहा जाता है, कि हैदराबाद के निजाम का जो अर्धसैनिक बल था, यानी कि हैदराबाद के निजाम की जो सेना थी उसको क्या कहा जाता है, रजाकार कहा जाता है। हैदराबाद के राजा को निजाम शब्द से है जो जाना जाता था, और उस समय जो हैदराबाद के जो राजा थे, जिस समय भारत के अंदर जो विलय की प्रक्रिया चल रही थी हैदराबाद की, उस समय वहां के जो निजाम थे उनका नाम था उस्मान अली खान। उस्मान अली, ठीक है, उस समय क्या थी, निजाम थे कहां, हैदराबाद के। तो अपन चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर कि निजाम ने क्या किया, स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया गया। जब भारत सरकार ने उनके सामने शर्तें रखी थी, आप भारत में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, तब उन्होंने हैदराबाद की रियासत ने बोला कि हम, हमारा अस्तित्व है स्वतंत्र है, जो यानी कि ना तो भारत में जाएंगे ना ही पाकिस्तान जाएंगे, बल्कि हैदराबाद का अस्तित्व है जो इन दोनों से ही अलग बनाएंगे। ठीक है, और बीचों बीच जो रियासत थी इसका जो है अपन अलग विभाजन है जो नहीं कर रहे थे।
अगला था कि निजाम कौन थे उसमें? उस्मान अली खान। ठीक है, निजाम उस्मान अली खान ने नवंबर 1947 में भारत के साथ यथा स्थिति बनाए रखने का फैसला किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने बोला, फिर पहले तो स्वतंत्र स्थिति बनाए, उसके बाद उन्होंने भारत सरकार समझौता किया कि हम जैसे है, जिस स्थिति में है, यानी कि भारतीय राज्य देशी राज्य है वैसे बने रहेंगे, हमारा जो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो निजाम ही संभालेगा, हमारे यहाँ की सुरक्षा की जो व्यवस्था है वहां के रजाकार संभालेंगे। यानी कि उस समय की जो स्थिति थी उसी स्थिति को उन्होंने भारत सरकार के साथ में बनाए रखने का एक समझौता किया था। उसके बाद बात करते हैं निजाम की आज्ञा से रजाकारों ने क्या किया? जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, और वहां की जनता, स्पेशली जो तेलंगाना जो इलाका था हैदराबाद का, ठीक है, कौन सा इलाका? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इलाके के लोगों ने इसका विरोध किया कि वो भारत में शामिल होंगे, रजाकार या फिर इनका जो निजाम का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में उनकी कोई बात है जो नहीं मानेंगे। तो तेलंगाना के लोगों ने जब इसका विद्रोह शुरू कर दिया, तब निजाम ने ऑर्डर दिया, किसको दिया? रजाकारों को दिया कि आप इन दमन को या फिर विद्रोह को क्या किया? आप दमन कीजिए, उसको दबाइए, ठीक है, आंदोलन को रोकिए। तब उन्होंने महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे रजाकारों ने। ठीक है, और जब ये बात भारत सरकार तक जाती है तो भारत सरकार उस समय जो रियासती विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल, वो भारतीय सेना भेजते हैं वहां पे, यानी कि भारतीय सेना का हस्तक्षेप हो जाता है। कहां पे होता है? हैदराबाद के अंदर। ठीक है, भारत सरकार का हस्तक्षेप होता है हैदराबाद के अंदर, और जो भारत सरकार है जो हैदराबाद के अंदर जो हस्तक्षेप करती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, जैसा कि इसके लिख रखा होगा। ठीक है, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, कि भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजी। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन पोलो यानी कि हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय के लिए जब भारत सरकार ने जो अपनी सेना भेजी थी, ठीक है, हस्तक्षेप करने के लिए, दमन, उसमें जो विद्रोह था उसको दमन करने के लिए, ठीक है, उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से है जो जाना जाता है। आखिरकार 18 सितंबर 1948 को, कब? 18 सितंबर 1948 को क्या होता है? हैदराबाद का भारत में है जो विलय हो जाता है, और वो भारत का अधीन अंग बन जाता है हैदराबाद। ठीक है, इस प्रकार से हैदराबाद की जो भारत के अंदर जो विलय के अंदर जो शामिल करने की जो प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन रही थी, और भारतीय सेना के हस्तक्षेप के द्वारा यह जो है संभव हो पाया। आगे बात करते हैं अपन मणिपुर रियासत के बारे में। ठीक है, मणिपुर रियासत की बात करते हैं तो वही स्थिति हैदराबाद थी, वैसी वैसी स्थिति थी। वह था कि मणिपुर के अंदर जो राजा थे उस समय के राजा बहुत चंद्र सिंह, ठीक है, उस समय भारत सरकार से या फिर रियासती विभाग से इन्होंने इस बात का समझौता कर लिया था। समझौता यह किया कि ये दोनों क्या रहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, यानी विलय पत्र। ठीक है, जो भारत में जो विलय पत्र था भारत में शामिल होने का भारतीय संघ का, जिसको इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, यानी कि मणिपुर के राजा उस समय थे बहुत चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, और भारत सरकार से उन्होंने यह गुजारिश की कि उस समय जैसी राजतंत्र की व्यवस्था है मणिपुर के अंदर वैसी ही हमारे जो शासन व्यवस्था रहेगी। ठीक है, भारत सरकार एक कानून है मणिपुर के ऊपर किसी प्रकार से लागू नहीं होंगे, ऐसा किसने कहा था? बोध चंद्र सिंह ने कहा था। और हालांकि उस समय मणिपुर रियासत थी और वो असम के, उस समय का जो असम राज्य था उसके अंदर जो हुआ करती थी। ठीक है, और फिर क्या होता है, यह बात जब सरकार को, सरकार वहां पे हस्तक्षेप करती, जनता से पूछती है, तो पहली बार है भारत के अंदर जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव कराए जाते हैं वो कहां कराए जाते हैं? मणिपुर के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखोगे। ठीक है, कि संपूर्ण भारत के अंदर अगर पहली बार, ठीक है, 1928 की बात है ये, ठीक है, संपूर्ण भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो वो कहां करवाए जाते हैं? मणिपुर के अंदर करवाए जाते हैं। और जनमत संग्रह करवाया गया, और उस जनमत संग्रह के द्वारा क्या किया जाता है? राजनीतिक हलचलों के आधार पर जनमत। अब देखिए सीधी सी बात है कि उस समय जो मणिपुर के अंदर जो कांग्रेस थी, यानी कि जो पूरे भारत में शासन कर रही थी, ठीक है, तो कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस के नेताओं का दबाव था कि मणिपुर है वो भारतीय संघ में शामिल हो। लेकिन वहां की जो मणिपुर की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, ठीक है, वो क्षेत्रीय पार्टियां चाहती थी कि मणिपुर है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे और हम वहां पे शासन व्यवस्था संभाले। ऐसा वो क्षेत्रीय पार्टियों का कहता है, यानी कह सकते हैं राजनीतिक हलचल थी वहां पर। उसके बावजूद भी राजनीतिक हलचल के बावजूद वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह के अंदर मणिपुर का जो विलय है वो कब हो गया? 15 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, यानी कि जो समझौता होता है, पहले अपन बात करते हैं इसकी समझौते की। ठीक है, ये हो जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर 1949 को पहले समझौता हो जाता है भारत सरकार और बोसंदर के मध्य। क्या समझौता हुआ था? कि हमें अपना अस्तित्व है जैसा है वैसा बनाए रखेंगे,
विलय पत्र के उन्हें तो बात में शामिल, लेकिन बात के जो सरकारी कानून है वो हमारे ऊपर किसी प्रकार से जो लागू नहीं होंगे। 21 सितंबर को भारत सरकार और वो चंद्र सिंह वहां के जो राजा थे समझौता होता है, और इसका विलय जो कब होता है 15 अक्टूबर 1949 को, यानी कि इसका जो मणिपुर का जो विलय कब होता है 15 अक्टूबर 1949 को है, जो इसका भारतीय संघ में अंदर विलय हो जाता है। उस समय जो असम राज्य होता है उसका भाग बन जाता है मणिपुर, जो कि अंतिम समझौता होता है। आगे बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए कि भारत के अंदर 565 देशी राज्यों का विलय तो हो चुका था, ठीक है, यानी कि यह काम रियासती विभाग और सरदार पटेल जी कर रहे थे, लेकिन अब विलय हो गया, अब क्या करना है, यह भी समस्या थी उस समय। इसके लिए क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का, यानी कि राज्यों का विलय हो गया, वापिस राज्यों का क्या करना है, पुनर्गठन करना है। वो पुनर्गठन किस आधार पर होगा, ठीक है, ये सारा जो निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, राज्य पुनर्गठन आयोग को, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, स्थापना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, रिपोर्ट कब प्रकाशित की, ये अधिनियम कब बना, या उद्देश्य क्या थे, इसकी सिफारिशें क्या थी, इनमें से लगभग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात अपन को यह ध्यान रखनी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1953 में। सीधा क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, 1953, और तारीख इसके साथ में क्या है, 22 दिसंबर, ठीक है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अपने जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसकी स्थापना 1953 में होती है और तारीख है 22 दिसंबर, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं कि उस समय जो ये पुनर्गठन आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, ठीक है, अध्यक्ष फजल अली थे। इसके दो सदस्य होते, ठीक है, एक थे कुंजरू, ठीक है, एच.एम. कुंजरू, और एक थे पणिकर। दो सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। और इसके बारे में जो इसकी रिपोर्ट थी, जो उन्होंने पूरा बायोडाटा तैयार किया, किस आधार पर किस प्रकार से अपने हैं विभाजन करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, और उसके बाद में इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की, वो की थी सितंबर 1955 में। क्वेश्चन ये पूछा था स्थापना कब हुई थी, रिपोर्ट कब पेश की थी, इसके बाद थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्थापना 53 में होती है और रिपोर्ट कब पेश की जाती है, 1955 के अंदर, ठीक है। और आगे बात करते हैं, जब रिपोर्ट पेश की तभी जो आयोग है वो इसको क्या बना दिया गया, अधिनियम बना दिया, यानी एक्ट बना दिया गया, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में इसको शामिल कर लिया गया, यानी कानून बना दिया गया था। और ये कानून कब बनकर तैयार हुआ, 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 53 में होती है, रिपोर्ट 55 में सौंपी जाती है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, कब बना था, ये लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आप देख सकते हो 1 नवंबर 1956, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1 नवंबर 1956 को बनता है। और इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था, और इन्होंने रिपोर्ट में क्या बताया, इनका उद्देश्य यह था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा। देखिए, यानी कि जब रियासतों का विलय हो चुका था तब इन्होंने वापिस पुनर्गठन करने के लिए उन्होंने एक बात कही थी कि अब जो जहां पे जिस भाषा के जो क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में जो भाषाई जो लोग रहते हैं उनके आधार पर छोटे छोटे भारत को राज्यों में जो बांट दिया गया था। उस समय जो 565 रियासतों को मिलाने के बाद में राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था उसके अंदर नवीन कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य, ठीक है। उस समय संपूर्ण भारत को मिलाकर 14 राज्यों में भारत को वापस बांट दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। और मुख्य आधार क्या था, ये आपको जानना है, भाषाई आधार था, ठीक है, यानी कि आधार क्या रहा, भाषाई आधार रहा था, किसका, वापस पुनर्गठन का, ठीक है। तो पुनर्गठन आयोग 53 में बनता है, फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं, 55 में रिपोर्ट सौंपी जाती है, 56 में अधिनियम बनता है, और आधार इनका भाषाई होता है। और उस समय जो राज्य थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, कब थे, जब ये कानून बना था, यानी कि अधिनियम बना था। आगे बात करते हैं, ये देख सकते हैं कि भारत विभाजन के समय, ठीक है, इस मैप पर अपन देख सकते हैं कि भारत का जो विभाजन के समय भारत की क्या है जो स्थिति रही थी, यानी कि विभाजन के समय भारतीय मैप को अपन देख सकते हैं। जो ग्रीन जो फ्लैग दिख रहा है, जो ग्रीन जो रंग दिख रहा है, ये पाकिस्तान बहुल इलाका था, और जो बीच में जो अपन देख सकते हैं ऑरेंज, ये अपना था भारत, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान उस समय के। अब देख सकते हैं यहां पे जो इलाका देखिए, आधा पाकिस्तान इधर आधा इधर, ठीक है, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं किस नाम से जानते थे, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, ये था पश्चिमी पाक, ठीक है। और इधर अपन बात करते हैं, ये था पूर्वी पाक, ठीक है, पूर्वी पाक, यानी कि
अभी जो वर्तमान में इसको अपन बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और इधर वर्तमान में जो पाकिस्तान में इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और बीच वाला जो विशाल भूभाग दिख रहा है ये अपना उस समय जो वर्तमान जो भारत है वो था। और उसके बाद 1972 के अंदर आपको पता होगा, ठीक है, इसका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का आपस में विभाजन हो जाता है और नवीन जो एक राज्य बनता है, एक देश बनता है, उसका नाम क्या बनता है? बांग्लादेश, जो वर्तमान में। आगे बात करते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी सिफारिश क्या थी कि इन कौन कौन सी बातें इन्होंने रखी थी जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, यानी कि इन्होंने क्या बात बताई कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, तो उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो शामिल होगी। तो पहला है कि राज्यों का जो गठन होगा उसका आधार भाषा रहेगा, ठीक है, यानी कि जो आधार क्या रहेगा? भाषा रहेगा, कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर। अपन जब बात करते हैं भाषाई आधार पर, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जो भाषा के आधार पर गठन होने वाला या भाषाई आधार पर बनने वाला जो प्रथम जो राज्य था वो कौन सा था? वो था अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है। कैसा राज्य था? कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य पहला था आंध्र प्रदेश का, बनता है 1952। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो प्रथम जो राज्य है वो कौन सा था? वो अपना आंध्र प्रदेश था, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करते हैं राज्यों की सीमाओं में भौगोलिक, क्षेत्रीय, आर्थिक और सांस्कृतिक सामंजस्य बना रहे, ठीक है, यानी कि भारत का पुनर्गठन भी करना है और ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो कि वापस भारत का विभाजन करना पड़े, यानी कि इस स्थिति को भी बनाए रखना था। और यानी कि भौगोलिक, कि जो क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उस अकॉर्डिंग अपने राज्यों का क्या करना? पुनर्गठन करना है। क्षेत्रीय, आर्थिक और सांस्कृतिक, कि जिस संस्कृति वहां पे जो अपनाई जा रही है उसी संस्कृति को लेकर आपको, ताकि वहां पे कोई बहुल जो संस्कृति है वो हस्तक्षेप न करे, ठीक है। इस आधार पर इन्होंने क्या किया था? सामंजस्य बनाए रखने के लिए काम है जो किया था। उसके बाद बात करते हैं भौगोलिक विविधता का ध्यान रखा जाए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है, कि जो जिस राज्य की वहां की भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, जैसे अपने राजस्थान की बात करें, विशाल मरुस्थल था, ठीक है, वापिस अपन जाते हैं गुजरात से नीचे जाते हैं महाराष्ट्र से, वहां पे कुछ थोड़ा पथरीला इलाका आ जाता है। तो इस प्रकार से भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन है जो, ये सारी बातें इनको ध्यान में रखनी थी, ताकि क्या हो? क्षेत्रीय अखंडता के ऊपर कोई क्वेश्चन न खड़ा हो, क्योंकि पूरा विश्व जो आजाद हो चुका था भारत, ये सब देखा था कि इतना बड़ा विशाल राष्ट्र है, इतनी यहाँ पे भौगोलिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, आर्थिक विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पे विविधताएं हैं, तो इतना बड़ा लोकतंत्र है तो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ऐसी कई सारी कथित तौर पर है वहां के उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे, उस समय जो नेता लोग थे, उस समय के जो दार्शनिक थे, वैसी बातें करते थे। लेकिन जब ये काम बड़ी बखूबी से हो रहा था तब सबके हैं जो मुंह बंद हो रहे थे। और अंतिम इसका जो है कि भारतीय अखंडता के लिए कोई खतरा ना हो, ठीक है, यानी कि अपन को ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है कि भारतीय अखंडता के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाए, भारतीय अखंडता के ऊपर आना चाहे, या फिर अंदर से कोई नई राज्य है वो अलग राष्ट्र की मांग ना करे। इसलिए उनको पुनर्गठन में सारी सिफारिशें हैं वो जरूरी थी। आगे बात करते हैं कि जब पुनर्गठन हो चुका था, ठीक है, पुनर्गठन के बाद में, ठीक है, अपन बात करते हैं कब की बात है? 1 नवंबर 1956 के बाद की बात है, ठीक है, जब 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन चुका था। उस अधिनियम के बाद में किस किस राज्यों का जो निर्माण, नए राज्य जो बने थे 14 राज्यों के बाद में, ठीक है। और सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 मई 1960, ठीक है, किसकी बात करते हैं? 1 मई 1960 की अगर अपन बात करते हैं तो अपन देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि अपने जो पड़ोसी जो राज्य है गुजरात, ठीक है, और गुजरात का जो पड़ोसी है महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर एक ही प्रांत हुआ करता है। उस प्रांत का नाम क्या था? बंबई था, ठीक है। पहले गुजरात को गुजरात नहीं, यहाँ पे ठीक है गुजराती जो भाषा बोलने लोग ज्यादा थे, इस कारण उसको बाद में गुजरात बना दिया गया। और महाराष्ट्र के जो मराठा भाषा या मराठी भाषा बोलने लोग थे, इस कारण उसको क्या बना दिया? महाराष्ट्र नया राज्य बना दिया, यानी कि बंबई प्रांत का विभाजन किया गया, ठीक है। और इसमें 2 नवीन राज्य बने थे, एक तो महाराष्ट्र बना था, एक दूसरा क्या बना था? गुजरात बना था। और ये बने कब थे? 1 मई 1960 को, यानी कि 1956 के बाद में पहली बार जो विभाजन हुआ था वो बंबई का हुआ था, जिसके 2 नवीन राज्य बने थे, एक महाराष्ट्र बना था, दूसरा कौन सा बना था? गुजरात है जो बना था। और बने कब थे? 1 मई 1960 को, और बंबई प्रांत से अलग हुए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं 1 दिसंबर 1963 को पहली बार असम राज्य के अंदर एक नवीन राज्य है जो बनाया जाता है नागालैंड। कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होता है, कौन होता है? नागालैंड होता है। पूर्वी जो भारत के जो राज्य थे, जो सप्तपगनी जो को अपन नाम से जानते हैं, उनमें से पहला जो विभाजित होने वाला जो राज्य, असम से विभाजन होने वाला राज्य कौन सा था? नागालैंड था, जो 1963 में होता है। आगे बात करते हैं 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, यानी पंजाब से
पंजाब का विभाजन होता है। पंजाब के दो टुकड़े होते हैं, एक होता है पंजाब और हरियाणा, जो वर्तमान में अपन देखते हैं। ठीक है, पहले पंजाब प्रांत था, वैसे पंजाब प्रांत के हिमाचल प्रदेश भी शामिल था पहले, और उसका विभाजन बाद में होता है। ठीक है, और 25 जनवरी 1971 को, ठीक है, पंजाब हरियाणा से नया राज्य कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश बनता है। यानी कि 1966 के अंदर क्या बनता है? पंजाब से पंजाब और हरियाणा, यानी कि हिंदी भाषी हरियाणा और पंजाबी भाषियों का पंजाब बनता है। ठीक है, और उसके बाद 1971 के अंदर क्या बनता है? इन्हीं से छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक नवीन राज्य हिमाचल प्रदेश का है जो निर्माण है जो किया जाता है। आगे बात करते हैं 21 जनवरी 1972, थोड़ी देर पहले अपन चर्चा की थी सियासत के बारे में। असम का फिर क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, तो नागालैंड हुआ था, अब और विभाजन होता है 1972 को। ठीक है, इसके अंदर जो मणिपुर रियासत जो बाद में शामिल हो चुकी थी, ठीक है, और त्रिपुरा और मेघालय, इनका भी विभाजन वापिस होता है। किससे होता है? असम से होता है, यानी कि असम का विभाजन हो जाता है। फिर बात करते हैं 26 अप्रैल 1975, असम का फिर विभाजन होता है और सिक्किम नाम का एक नया राज्य है जो बनाया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं 1985, ठीक है, और असम के अंदर से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। जो अंतिम विभाजन असम का जो होता है, जिसके अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को नवीन राज्य है जो बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं 30 मई 1987, ठीक है, 30 मई 1987 गोवा संघ, गोवा की भी घटना विचित्र है। ठीक है, जिस प्रकार से अपन गोवा संघ के बारे में बात करते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था, संपूर्ण जो भारत था वो अंग्रेज छोड़कर चले गए थे, लेकिन गोवा के अंदर, ठीक है, गोवा के अंदर जब भारत में पहली बार जब पुर्तगाली आए थे, तो कुछ पुर्तगाली है अपने गोवा क्षेत्र को अपना जो कार्यक्रम स्थली है जो बना लिया था और वहां पे गोवा पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज लोग जाने के बावजूद भी गोवा के अंदर है जो पुर्तगाली है वो बने रहे थे। ठीक है, फिर 1961 के आसपास भारत सरकार का हस्तक्षेप से गोवा को गोवा संघ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप बनाया जाता है और पूर्ण रूप से 1987 के अंदर गोवा को भारत के अंदर राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी कि भारत के अंदर शामिल कब होता है गोवा? 1987 को होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि पहली बार गोवा राज्य 87 में बनता है भारत का। ठीक है, फिर बात करते हैं नवंबर 2000, नवंबर 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों का विभाजन होता है। ठीक है, बहुत बड़े राज्य हुआ करते थे उस समय ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो नया राज्य बनता है उत्तराखंड बनता है। ठीक है, जिसकी राजधानी देहरादून है, जो हरिद्वार वगैरह ये क्षेत्र है, ये सारे उत्तराखंड में शामिल है। ये पहले यूपी का भाग थे, उत्तर प्रदेश का भाग थे। किसका भाग थे? उत्तर प्रदेश का भाग थे। उत्तर प्रदेश से अलग कौन होता है? उत्तराखंड होता है। ठीक है, और एक बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य बिहार है, बिहार से अलग होता है झारखंड। जस्ट इसके बिहार के नीचे एक साइड जो है वो झारखंड है। और मध्य प्रदेश, ठीक है, जो भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है, इस मध्य से प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़। ठीक है, इस प्रकार से 2000 के अंदर तीन राज्यों का क्या हो जाता है? विभाजन होता है और नवीन है जो राज्य है जो बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं जो वर्तमान में, यानी कि सबसे जो अंतिम यानी कि नवीन जो राज्य बना था कौन सा बना था? तेलंगाना बना है। ठीक है, कब बना है? 2 जून 2014 को बना है। किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य किससे अलग हुआ है, कब हुआ है, इनके बारे में भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, चैप्टर अपने अंतिम चरणों के अंदर है, इसके अंदर बात करते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होंगे इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन सी बातें हैं, हो सकता है बीच में अपन ने पढ़ी हो और वापिस उनको अपन रिवाइज करते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन कब होता है? 1920 के अंदर। ठीक है, कि पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन होगा भविष्य के अंदर। ऐसा कब बात हुई थी पहली बार? कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है उस समय बात हुई थी कि भारत का जो पुनर्गठन होगा भाषाई आधार पर होगा। उस बात को उस समय स्वीकार भी किया गया था नागपुर अधिवेशन के अंदर 1920 के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पहला राज्य बना। ये बात को ध्यान रखना है कि राज्यों का जो भाषाई आधार पर अलग होने वाला जो प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश था और भाषा कौन सी थी? तेलुगु भाषा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आंध्र प्रदेश का है जो विभाजन हुआ था वो किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और कब हुआ था? 1952 के अंदर। ठीक है, 1952 के अंदर तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बना था। वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। फिर बात करते हैं त्रावणकोर। ठीक है, ये आपको लगे त्रावणकोर जो है ये भारतीय जो मैप आता राजनीति विज्ञान के अंदर उसके अंदर काफी बार इस क्वेश्चन पूछा गया त्रावणकोर है वो किस राज्य के अंदर है? तो त्रावणकोर वर्तमान में केरल के अंदर है। उस समय त्रावणकोर भारत की रियासत हुआ करती थी और जब विलय पत्र की बात आई यानी कि जब भारत में शामिल होने की बात आई तो त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने उस समय बोला था सबसे पहले भारतीय विलय पत्र के हस्ताक्षर किए थे कि हम है जो भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली जो रियासत थी कौन सी थी? वो त्रावणकोर थी जो वर्तमान में केरल के अंदर है। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कहां हुआ था? ये अपने अभी बात की थी कि मणिपुर का जो रियासत का जो भारतीय संघ में विलय किया गया था उस समय वहां की जनता से जनमत संग्रह करवाया गया
और जनमत संग्रह का जो आधार था वो था वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार से अपन सब परिचित है कि जो 18 वर्ष से ऊपर जो भी महिला और पुरुष है वो वोट दे सकते हैं। तो पहली बार भारत में अगर वयस्क मताधिकार की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो कहां अपनाई गई थी? ये 1948 के अंदर मणिपुर में अपनाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, सरदार पटेल के बारे में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल, ठीक है, इनके नाम से ही देख सकते आप, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया अपन इनको जानते हैं, भारत के लौह पुरुष के रूप में इनको जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ठीक है, यानी कि भारत का जो गृह मंत्रालय था किसको सौंपा गया था? सरदार पटेल को सौंपा गया था कि भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है कौन संभालेंगे? सरदार पटेल संभालेंगे। और इनको लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? अपन ने पढ़ा है कि 565 देशी राज्यों का विलय है, इन किस प्रकार से अपने विवेक से किया है, इसका इनको भारतीय लौह पुरुष है जो कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि इनको सरदार क्यों कहा जाता है? सरदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 1928 के अंदर जब बारडोली सत्याग्रह हो रहा था, ठीक है, और इस बारडोली सत्याग्रह के अंदर कुछ महिलाएं जो सत्याग्रह कर रही थी उन्होंने इनको सरदार जी कह के संबोधित किया था, यानी कि सरदार की उन्होंने उपाधि दी थी। उसके बाद में ये अपने नाम के आगे सरदार लगाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है, पोटी श्री रामुलु। ठीक है, देखिए ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे। ठीक है, यानी कि उस समय आजादी के अंदर इनका भी योगदान था। लेकिन होता क्या है कि आंध्र प्रदेश राज्य की जब स्वतंत्र राज्य की मांग चल रही होती है, ठीक है, जो तेलुगु भाषा का पहला राज्य बना था, उससे पहले ये राज्य बनने से पहले अनशन में बैठे हुए थे पोटी श्री रामुलु। ठीक है, और पोटी श्री रामुलु है 56 दिन तक अनशन पर रहते हैं, आमरण अनशन पर। ठीक है, यानी कि राज्य अगर नहीं बनाया गया तो हम अपनी जान भी दे देंगे, और इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, इसी अनशन के दौरान की मृत्यु हो जाती है 56 दिन बाद में। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश का है जो निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं कि आजादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। आप चित्र में देख सकते हो, ये हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर के विलय की जो प्रक्रिया वो भी बड़ी विचित्र रही थी। और उस समय पहले तो शुरुआत के अंदर क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर ने अपना अस्तित्व स्वतंत्र बनाए रखने के लिए और भारत सरकार से विशेष सहायता की मांग की थी। लेकिन होता क्या है, वहां से पाकिस्तान सरकार की ओर से विशेष दबाव के द्वारा, विशेष सेना के द्वारा इनको दबाव में लेने की जब बात हो रही थी, जब सेना पहुंच चुकी थी, तब ये क्या करते हैं, सरदार पटेल से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मंगवाते हैं, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इस प्रकार से कश्मीर को अगर बचाने का या कश्मीर को भारत में शामिल करने का जो श्रेय दिया जाता है, इस श्रीमान जी को दिया जाता है। इसका नाम क्या था? हरि सिंह था। आगे बात करते हैं अपन खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, आप फोटो में देख सकते हो। ठीक है, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और गांधीवादी नेता ये भी थे। ठीक है, इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हालांकि जो मुस्लिम लीग के नेता थे ये कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। और जिस समय मोहम्मद जिन्ना ने मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, ठीक है, और 2 राष्ट्र नहीं बनेंगे, उसका जो सबसे पहले अगर विरोध किया था वो किस व्यक्ति ने किया था? मुस्लिम लीग के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था कि इस प्रकार से भारत का विभाजन है वो न्यायोचित नहीं है। तो इसका इन्होंने विरोध किया था और इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत विभाजन के खिलाफ थे और द्विराष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था, खिलाफ थे। काफी सारी समस्याएं थी लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। आखिरकार भारत और पाकिस्तान का विभाजन है वो धार्मिक आधार पर कर दिया गया था। आगे बात करते हैं कि 20 नवंबर 1948 को जूनागढ़, ठीक है, देखिए कि जूनागढ़ जो रियासत थी जो वर्तमान में गुजरात के अंदर है जूनागढ़, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जनमत संग्रह होता है 20 नवंबर 1948 को। ठीक है, और इस संग्रह के अंदर क्या होता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है, जनता से करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है कि वोटिंग करवाई जाती है और वोटिंग के अंदर कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के पक्ष में पाकिस्तान को वोट देंगे, जो भारतीय पक्ष में जो भारत को वोट देंगे। और जब वोटिंग की जब काउंटिंग की जाती है तो एक सोचने लायक बात थी कि ओनली फॉर 91 वोट, सिर्फ 91 मत, ठीक है, कि 91 मत ही पाकिस्तान के पक्ष में जाते हैं और बाकी सारी जनता है वो भारत में आना चाहती है। इस प्रकार से जूनागढ़ का भी विलय है जो अपने भारत में जो कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, लगभग अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या संपूर्ण कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं, थोड़ी सी वापिस चर्चा करेंगे कि अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है, कौन कौन चीजें अपन को है जो याद है या कौन सी नहीं है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने राजनीति विज्ञान की बुक में देखा जाए, लगभग कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। और यह अपन को पता भी होना चाहिए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ठीक है,
और अब ऐसी किस्तों अपन क्या करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सीधा आंसर देखते हैं, संविधान लागू कब हुआ और टिक लगा देते हैं। हालांकि इस बात को आपको ध्यान रखना है, शब्द आता है एक अंगीकृत, ठीक है, कि भारतीय संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया। इसका पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, ठीक है, दूसरा है 14 अगस्त 1947 और अगला है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आपको पता होगा। और अपन फिर चर्चा करते हैं कि जो अंगीकृत है वो कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। लेकिन आने वाली 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था और अंगीकृत कब हुआ था। अंगीकृत 26 नवंबर को होता है और लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को है जो होता है लागू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत कितने देशी राज्यों में विभाजित था। ये अपन सबको पता है, पूरे चैप्टर अपने इसी के बारे में चर्चा की है। तो उस समय जो भारत में जो, ठीक है, कितने देशी राज्य थे, 565 देशी राज्य थे। ये आपको विशेष रूप से पता होगा, सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया। देखिए आपके जेहन में क्वेश्चन का आंसर है जो आ चुका होगा, ठीक है। फिर अपना ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला। या दूसरा पढ़ते हैं राजस्थान, राजस्थानी भाषा के आधार पर। गुजरात, गुजराती भाषा के आधार पर। तमिल भाषा के तमिलनाडु। इनमें से जो आपका आंसर है अपन को पता है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कि आंध्र प्रदेश राज्य है और एक बना कब था, 1952 में, ठीक है। कब बना था, 1952 में। कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, 1952 में बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कि देशी राज्यों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। भारत में जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा है जो अपनाई जाती है, तो किसके द्वारा, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। तो आपको पता है कि यह विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सरदार पटेल के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा ही भारत के जो एकीकरण की प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, ठीक है, सुल्तान, निजाम, वजीर आजम, राजा। तो अपन को पता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। और उस समय के निजाम कौन थे, उस्मान अली खान, ठीक है। उस्मान अली थे जो उस समय क्या थे, निजाम थे, कहा गए थे, हैदराबाद के। फिर आगे बात करते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य में चुनाव हुई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अपन को ध्यान रखने हैं। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है गुजरात। कि पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव हुए थे वो कहां पे हुए थे, मणिपुर के अंदर जो हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। ये आपको थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अपने इसके बारे में तीन बातें की थी, तो स्थापना, एक इसकी रिपोर्ट कब सौंपी और तीसरा अधिनियम कब बना, ठीक है। तो स्थापना की बात करते हैं 1950, 1952, 1953, 1956, ठीक है। तो इसकी स्थापना है वो कब होती है, 1953 में होती है। और रिपोर्ट एक कब सौंपता है, ध्यान रखना, ठीक है, 1955 में। रिपोर्ट कब सौंपी पुनर्गठन आयोग ने, 1955 में। और अधिनियम कब बनता है, 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी इनके बारे में, ठीक है, कि सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, किन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, ठीक है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, अपने पढ़ा भी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के निर्माता कह सकते हैं, राष्ट्रपिता कह सकते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान है वो कौन थे, सीमांत गांधी थे या फ्रंटियर गांधी थे, ठीक है। और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता अपन को पता ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। जिस समय भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो चुकी थी उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, क्लीमेंट एटली, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू, ठीक है। माउंटबेटन तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे अंतिम, ठीक है। क्लीमेंट एटली उसमें कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक है। राजगोपालाचारी वो भारतीय थे और वो भारत के अपन कह सकते हैं क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं और अंतिम गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। पंडित नेहरू जो कौन थे, भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, बात करते हैं कि गुजरात राज्य का निर्माण किस प्रांत से हुआ, ठीक है। यानी कि गुजरात राज्य अपनी बात की थी कि गुजरात से पहले यहाँ पे कौन सा प्रांत था, पंजाब से हुआ है, मध्य प्रदेश से हुआ है, बंबई से हुआ, असम से हुआ। कि गुजरात है वो पहले किस
का हिस्सा था, मुंबई का था। ठीक है, मुंबई से जो दो राज्य अलग बने हैं, एक तो बना है गुजराती भाषा वाला, कौन सा बना है, गुजरात बना है, और मराठी भाषा वाला कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। ठीक है, किससे अलग हुए हैं, ये अपने मुंबई प्रांत से जो अलग हुए हैं। धन्यवाद साथियों, आगे जितने भी चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पुनः धन्यवाद।